Student, today I will start chapter 10, respiration in organisms. So let's start. First of all, why do we respire? We respire to get energy from food, and food contains stored energy. When we respire, the food is broken down in the cells of our body with the help of oxygen, and energy is released. Clear? सो वाई डू वी रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. हम क्यों रिस्पिरेशन करते हैं? हम रिस्पिरेशन इसलिए करते हैं कि जो फूड है ना हमारा, वो फूड जब ब्रेक होता है तो उस फूड से एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं बोलने में, खा टहलने में, सोने में. क्लियर? एंड यू नो दैट द फूड्स कंटेन्ड स्टोर्ड एनर्जी. वही जो मैंने अभी बताया कि फूड के पास स्टोर्ड एनर्जी होती है. वेन एवर वी रिस्पायर, द फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी. जब भी हम रिस्पिरेशन करते हैं तो ये फूड हमारा बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, बॉडी में सेल्स है, तो यहाँ पे ये फूड का ब्रेकडाउन होता है, फूड टूटता है सिंपलर फॉर्म में. एंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? with the help of liberation, with the help of ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये फूड सेल्स के अंदर टूटता है, ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद इससे एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं बोलने में, खेलने में, चलने में, टहलने में, कूदने में. क्लियर? आफ्टर दैट respiration is the process by which food is broken down in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. रिस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है बेटा जिसमें आपका फूड ब्रेक होता है सेल्स के अंदर. बॉडी में सेल्स है, उसी सेल्स में आपका फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ब्रेक होगा, और क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगी उस फूड से, और आप उसी एनर्जी का यूज करते हैं. ठीक है? सो ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिस्पिरेशन. Since respiration takes place in the cells of the body and it is called cellular respiration. अगर रिस्पिरेशन सेल के अंदर हो रहा है, बॉडी में जो सेल्स है, बॉडी हमारी सेल्स की बनी हुई होती है, अगर रिस्पिरेशन सेल्स के अंदर हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड द सेलुलर रिस्पिरेशन. ठीक है? और जो फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, वो फूड क्या होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में होता है. वो जो हम फूड ब्रेक डाउन कर रहे हैं रिस्पिरेशन के दौरान या रिस्पिरेशन के बाद, तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक होता है. ठीक है? ये फूड हमारा ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ये ब्रेक होता है बॉडी सेल्स के अंदर, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनर्जी रिलीज होती है. और अगर रिस्पिरेशन सेल के अंदर हो रही है बॉडी में, तो ये रिस्पिरेशन सेलुलर रिस्पिरेशन बोला जाता है. ठीक है? यहाँ पे ये कुछ चार्ट आपकी कॉपी बुक में दिए होंगे, जैसे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ग्लूकोज, जैसे फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन की हेल्प से, और ये ग्लूकोज सिंपलर फॉर्म में टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, और एनर्जी के फॉर्म में, और यही एनर्जी का हम यूटिलाइजेशन करते रहते हैं. तो यहाँ पे फॉर्मूला भी है रिस्पिरेशन का, ग्लूकोज का C6H12O6 प्लस O2, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी. तो चाहे ये जो रिटन फॉर्म में है या जो केमिकल फॉर्म में है, दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं. क्लियर? आफ्टर दैट, टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन. So aerobic respiration and anaerobic respiration. There are two types of respiration. They are aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration क्या होता है बेटा? Aerobic respiration is respiration in which glucose is broken down in the presence of oxygen. एरोबिक नाम है ना, एरोबिक मतलब एयर की प्रेजेंस में. जब आपका फूड एयर की प्रेजेंस में ब्रेक होता है तो उसको एरोबिक रिस्पिरेशन बोला जाता है. ठीक है? और एरोबिक रिस्पिरेशन जब भी हो रहा होता है, जब भी एरोबिक रिस्पिरेशन बेटा हो रहा होता है, इसका मतलब है कि आपका फूड एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है, और उससे क्या रिलीज हो रहा था? पिछली स्लाइड में हमने देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज हो रही थी.
एंड इट टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। और जो एरोबिक प्रोसेस है ना, ये लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में एरोबिक प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे ये आपको रिएक्शन भी दिखाया गया है कि ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ग्लूकोज आपका सिंपलर फॉर्म मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में ब्रेक हो रहा है, और यही एनर्जी हम यूज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। एनाएरोबिक रिस्पिरेशन, it is the respiration in which glucose is broken down in the absence of oxygen। दोनों में यही डिफरेंस है। एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में ग्लूकोज के अब्सेंस में, सॉरी, हाँ, ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। और इससे क्या चीजें बनेंगी, क्या रिलीज होगा, एनारोबिक रिस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये तीन चीजें आपको मिलती हैं। एंड इट टेक्स प्लेस इन ईस्ट। एनारोबिक रिस्पिरेशन किस में होता है, ईस्ट में होता है, क्योंकि ईस्ट जब रिस्पिरेशन करता है तो उसको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिएक्शन लिखा है, ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक्स इनटू ब्रोकन इनटू ग्लू अल्कोहल, carbon dioxide and energy। And in anaerobic respiration, in our muscle cell, glucose is broken down in the absence of oxygen to release lactic acid and energy। बेटा anaerobic respiration हमारे मसल सेल्स में भी होती है, जिसमें हमारा जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ब्रेक होता है या ब्रोकन डाउन होता है, और उससे लैक्टिक एसिड रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन है, ग्लूकोज अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में टूट जाता है। और जब भी हम चलते हुए या दौड़ते हुए, खेलते हुए थक जाते हैं, इसका मतलब है कि जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज है वो हमारे मसल सेल में इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक हो रहा है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हम थके थके महसूस करते हैं। तो लैक्टिक एसिड जो हमारी मसल सेल में डिपॉजिट हो रही है, इसकी वजह से हमें थकान सी लगती है। सो नेक्स्ट, ब्रीदिंग। तो बेटा ब्रीदिंग आपने अभी तक सभी ने सुना होगा कि ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस क्या होते हैं, आपकी बुक में दिया है ब्रीदिंग, आप देख सकते हैं वहां पे। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज गिवन आउट विद द हेल्प ऑफ द रिस्पिरेटरी ऑर्गन। जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो बॉडी के अंदर ली जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है वो बॉडी से बाहर निकाली जाती है, किसके थ्रू, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू। सो दिस इज कॉल्ड द ब्रीदिंग। ठीक है, अब रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रिस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। तो हम अभी इसकी बात करेंगे बेटा। The taking in of air rich is called, sorry, the taking in of air rich in oxygen is called inhalation। इनहेलेशन भी कहते हैं, इनहेलेशन जब हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं ना, उस प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं। एंड द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकाल रहे होते हैं बाहर, तो उसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन। क्लियर। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में घबराना नहीं है आपको। इनहेलेशन जब ऑक्सीजन को हम इनटेक कर रहे हैं, और उस प्रोसेस को इनहेलेशन भी बोला जाता है। और जब भी हम व्हेनेवर वी आर exhaling the air which are rich in carbon dioxide, बेटा that is called exhalation, उसको exhalation बोलते हैं। Now comes on breathing rate। So student, the number of times a person breathes in a minute is called the breathing rate। एक मिनट में एक नॉर्मल पर्सन कितने टाइम एयर को इन और आउट कर रहा है, ऑक्सीजन को अंदर ले जा रहा है और CO2 को बाहर निकाल रहा है, एक इसको एक ब्रीदिंग कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन लिया आपने, उसके बाद CO2 को बाहर निकाला, ठीक है, तो उसको एक ब्रीदिंग करें। तो ये कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट, एक मिनट में कितनी बार ये प्रोसेस हो रही है, दैट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग रेट। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट। When a person needs more energy, he breathes faster। जब किसी पर्सन को ज्यादा एनर्जी की नीड होती है तो वो फास्टर ब्रीथ करता है।
एंड मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द सेल्स। जब जल्दी जल्दी वो फास्टर ब्रीथ करेगा तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई भी ज़्यादा होगी, उसके सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी, एंड मोर फूड इज ब्रोकन डाउन। और इसको, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जब तक फूड का ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। जैसे दौड़ते वाले व्यक्ति को या साइकिलिंग करने वाले पर्सन को ज़्यादा नीड होती है ऑक्सीजन को, वो जल्दी हाँफने लगते हैं तेजी से, दे ब्रीथ फास्टर। क्यों? क्योंकि उनको ताकत लग रही है, एनर्जी लग रही है। तो एनर्जी को क्या कहते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए जो बॉडी में फूड है उसका ब्रेकडाउन होता है, और जैसे ही फूड ब्रेकडाउन होता है आपको एनर्जी की सप्लाई ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा होती है। तो सारी डिमांड्स फूड के ब्रेकडाउन से ही फुलफिल होते हैं। नाउ हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे सांस लेते हैं, हम कैसे ब्रीथ करते हैं? तो बेटा द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ब्रीथिंग। जो बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो आपके ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। और जो मेन पार्ट है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के, दे आर द नॉस्ट्रिल्स, दे आर द नेजल कैविटी, विंड पाइप, लंग्स एंड डायाफ्राम। ये आपकी बुक में दिया है, अभी आप डायग्राम यहाँ से देख सकते हैं कि नॉस्ट्रिल्स कहाँ पे है, नेजल कैविटी कहाँ पे है, विंड पाइप, लंग्स एंड डायफ्राम कहाँ पे है। तो दीज आर द, दे आर द मेन पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द रिब केज एंड अ मस्कुलर सीट बिलो द चेस्ट कैविटी कॉल्ड डायफ्राम। ब्रीदिंग में आपका रिब केज इन्वॉल्व होगा और एक मसल्स की बनी हुई सीट जिसे डायाफ्राम कहते हैं, ये चेस्ट कैविटी में है, आप डायग्राम में देख सकते हैं डायाफ्राम को। तो ये इन्वॉल्व होते हैं, ये मेन आपके ये भी हेल्प करते हैं, ये भी एसेसरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं हमारे ब्रीदिंग में। एंड ड्यूरिंग इनहेलेशन, मतलब जब ऑक्सीजन ले रहे हैं, ब्रीदिंग इन कर रहे हैं, ड्यूरिंग इनहेलेशन द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज इन साइज। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी फैलती है, उसका उसका जो उसकी कैपेसिटी है वो, मतलब की कैविटी है वो इंक्रीज करती है साइज में। एंड द डायफ्राम मूव्स डाउन एंड एयर एंटर्स इनटू द लंग। और जब हम रिस्पिरेशन कर रहे हैं तो मैंने बताया कि चेस्ट कैविटी इंक्रीज करेगी साइज में, डायफ्राम आपका नीचे जाएगा और एयर आपके लंग्स में जाएंगे, एयर एंटर्स इनटू द लंग्स। एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन इसका जस्ट उल्टा होगा, मतलब ब्रीदिंग आउट कर रहे हैं तो आपकी चेस्ट कैविटी रिड्यूस करेगी साइज में, एंड द डायफ्राम मूव्स अप, डायफ्राम फिर नॉर्मल पोजीशन पे जाएगा, अप मतलब अप पोजीशन पे जाएगा, एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग, और एयर आपके लंग से पुश्ड आउट होगी, बाहर चली जाएगी। द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम है, नेजल पैसेज है, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ये रिब्स, दीज आर द एसेसरी ऑर्गन द ह्यूमन ऑफ द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में एक्सहेलेशन और इनहेलेशन देख सकते हैं, रिब का कैसे मूवमेंट हो रहा है, एक्सहेलेशन में वो नॉर्मल पोजीशन पे जा रही है और इनहेलेशन में वो कैसे किस पोजीशन पे है आप देख सकते हैं। मॉडल भी आपकी बुक में बना हुआ है, मॉडल टू शो द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये एयर पाइप्स है, ये मॉडल है, मॉडल देख रहे हैं कि एक्सपायरेशन में और इंस्पायरेशन में जो क्या अंतर है। एक में इंस्पायरेशन में जो आपके बल्ब लगे हुए हैं वो एज अ लंग्स वर्क कर रहे हैं, वो इस समय स्वेलन स्टेज में है, ठीक है। लेकिन जब आपने एक्सपायरेशन कर दिया, मतलब एयर आपकी ब्रीथ आउट हो गई, तो इस समय ये श्रिंक कर जा रहे हैं। तो ये भी आपका एक मॉडल है टू शो द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। व्हाई डू वी ब्रीद आउट, हम क्यों ब्रीद आउट करते हैं? तो सो द एयर वी ब्रीद इन अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर, ठीक है। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो किसका मिक्सचर होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, मॉइस्चर का, ठीक है। मतलब जो हम ब्रीदिंग आउट कर रहे हैं, जो हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और कुछ मॉइस्चर होते हैं। कभी आप शीशे पे, किसी मिरर पे अपना ब्रीथ आउट करो तो आप देखते हो उसमें आप अपना नेम लिख देते हो, तो उसमें आपको लगता है ना कि कुछ मॉइस्चर कंटेंट भी है, तो उसमें मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रहते हैं, ठीक है। एक्टिविटी है, एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड pour सम लाइम वाटर इनटू इट। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें कुछ लाइम वाटर को ऐड करना है। अब उसके बाद आपको इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ इनटू द लाइम वाटर। अब उस लाइम वाटर में एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ डालना है
एंड ब्लो एयर थ्रू द स्ट्रॉ इनटू द लाइम वाटर। अब उस प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ है उससे एयर को ब्लो करना है लाइम वाटर में। आप क्या देखेंगे, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। दिस शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। इससे ये पता चलता है कि जो हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि वो मिल्की हो गया है। तो ये रिएक्शन के थ्रू हो रहा है, इस वजह से वो मिल्की हो रहा है, CO2 मिक्स हो रहा है आपके लाइम वाटर में, इस वजह से हो रहा है। एंड टेक अ मिरर एंड ब्लो एयर ऑन द मिरर। आप एक मिरर ले लो, उस पर एयर को ब्लो करो। अब फिल्म ऑफ मॉइस्चर इज फॉर्म्ड ऑन द मिरर। आपको मिरर पे एक फिल्म बन जाएगी मॉइस्चर की, एंड दिस शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन्स मॉइस्चर। और इससे आप पता कर सकते हो कि हाँ भाई, आप जो ब्रीथ आउट कर रहे हो उसमें मॉइस्चर और CO2 दोनों हैं। देख सकते हैं एक्टिविटी में, जिसमें लाइम वाटर आपका पूरा पूरा मिल्की हो गया था, वो CO2 को शो करता है, और मॉइस्चर जो आपने मिरर पे देखा वो आपका मॉइस्चर शो करता है कि आपके CO2 में, आपके ब्रीथ आउट में कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर दोनों होते हैं। ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स अगर बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉकरोच ब्रीदिंग इन अदर। अभी तो हमने ह्यूमन बीइंग का पढ़ा, इसमें लंग्स, नॉस्ट्रिल, ब्रोंकाई, ये सारी चीजें, डायफ्राम वगैरह होते हैं। लेकिन अगर हम अदर एनिमल की बात करते हैं तो उसमें किस तरह का रिस्पिरेशन होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉकरोच की बात करते हैं। तो कॉकरोच ब्रीथ थ्रू, यू कैन सी द पिक्चर, यू कैन सी द इमेज in your notes or in your book. So cockroach breathes through small opening in their body called spiracles. बेटा कॉकरोच में ऐसा लंग्स वगैरह नहीं होता है। कॉकरोच की बॉडी में छोटे छोटे, उनके बॉडी में छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं, छेद होते हैं या होल्स होते हैं। तो उस होल्स को स्पाइरिकल्स कहते हैं। एंड द स्पाइरिकल्स आर कनेक्टेड टू एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया। और कॉकरोच के बॉडी में ट्रैकिया होता है जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो उस वो ये जो स्पाइरिकल्स है, जो बॉडी में ओपनिंग है, इसको स्पाइरिकल्स बोला जा रहा है। और स्पाइरिकल्स आपके कनेक्टेड होते हैं ट्रैकिया से। तो सीधे एयर स्पाइरिकल्स होके ट्रैकिया पे जा रहा होता है। सो ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स थ्रू द स्पाइरिकल्स एंड पास थ्रू द ट्रैकिया टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। और उस ट्रैकिया से वो पूरे बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल पासेस थ्रू द ट्रैकिया एंड स्पाइरिकल्स आउट ऑफ द बॉडी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल्स से ट्रैकिया पे जाएगा, और ट्रैकिया से स्पाइरिकल्स के थ्रू, जो ओपनिंग है उसके थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये कॉकरोच में इस तरह का रिस्पिरेशन होता है। अर्थवॉर्म में उनकी मॉइस्ट स्किन, जो इसके अर्थवॉर्म को कभी टच करो उनकी स्किन मॉइस्ट लगती है। तो अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, वो अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करेंगे। एंड द मॉइस्ट स्किन हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और मॉइस्ट स्किन में ही गैसेस का एक्सचेंज होगा, मतलब CO2 और O2 का एक्सचेंज होगा। फिशेस में बेटा बात करते हैं तो फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिशेस गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। एंड द गिल्स हैव ब्लड वेसल्स विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और जो अब आपको मैंने बताया कि फिशेस के पास जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स है। एंड द गिल्स है ब्लड वेसल, और गिल्स में कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं। ब्लड वेसल समझ लो, आर्टरी, वेन, इस तरह के ब्लड वेसल्स होंगे जो आपके रिस्पिरेशन में इनको हेल्प करते हैं। प्लांट्स में बात करते हैं बेटा, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स में। तो सो प्लांट आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। द ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द सेल्स टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज एनर्जी। आपको पता है कि प्लांट भी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, प्लांट आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट CO2। आपको पता है प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। एंड दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द सेल्स ऑफ द ब्रेक डाउन ग्लूकोज। और यही ऑक्सीजन जो ग्लूकोज है, जो फूड है प्लांट का, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है और वाटर और एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करता है। एंड द लीव्स हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। आपने पढ़ा था चैप्टर सेकंड में, फर्स्ट में। तो ये स्टोमेटा आपको पता है, यस फर्स्ट चैप्टर में। तो आपको पता है कि जो स्टोमेटा है ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीव्स पाए जाते हैं, और ये गैस के एक्सचेंज में हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करते हैं। एंड द रूट हेयर आल्सो हेल्प टू टेक एयर फ्रॉम द सॉइल। और जो रूट की हेयर है, जो रूट्स है उनमें हेयर प्रेजेंट होते हैं, ये भी सॉइल से ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ये आपका डायग्राम आप बुक में ये भी